नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। कमिटी कब सरकार गठन करेगी उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में पेंशन मंत्रालय ने एक ऐसी कमिटी का गठन कर दिया है जो 8वें पे कमीशन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आगे जानेंगे। कौन कौन है इसके मेंबर्स, कौन है इसके चेयरमैन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 8वें पे कमीशन के समय में एक ऐसी कमिटी का गठन करना जो 8वें पे कमीशन में भी रोल अदा करेगा, इसलिए उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। चलिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नवंबर के महीने में पेंशनर को एचआरए का पैसा 34,080 रुपए मिलने जा रहा है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ डीआर की जो बढ़ोतरी हुई है, खास करके डीआर की बढ़ोतरी जो हुई है, उसका एरियर का भुगतान बहुत जल्द होने वाला है। इससे पहले स्पर्श से हमें एडवांस इंटीमेशन का भी मैसेज आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको पेंशन गलत मिल रहा है तो चेक जरूर करें, क्योंकि अगर आप जो मिल रहा है उसी को सही मान करके बैठ जाएंगे तो नुकसान में रहेंगे। अक्टूबर के महीने में ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन हुआ है, उनको एरियर का भी भुगतान हुआ है, जिसमें 1,94,053 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। उसकी जानकारी भी आगे आपको दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। यानी कि आप देखिए कितना परसेंटेज में ऐसे संख्या में व्यूअर्स वीडियोस देखते हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। इसलिए अगर आप ऐसे कैटेगरी के पेंशनर हैं या व्यूअर हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आने वाले समय में नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई या आपसे आपके फायदे से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलेगी दोस्तों। इसीलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब करें, फिर आगे कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वह एक कोशिश और पेंशनर को मिलेगा एचआरए का 34,080 नवंबर 2025 में। जी हाँ दोस्तों, यह मसला है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम यानी कि आपका सर्विस के दौरान का कोई पैसा जो छूट गया था, आपको नहीं मिला सर्विस के दौरान में, रिटायरमेंट होते टाइम भी एफएसए में भी नहीं मिला, आज अगर आप क्लेम करते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। डिस्चार्ज हो जाने के बाद आप क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स के पैसे छूटे हो सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप इसका क्लेम कीजिए। अब एक पेंशनर का आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जिसका लेटर भी पीओआर ने भेजा है कि पेंशनर ने क्लेम किया कि भाई मुझे एचआरए दे दो, मुझे सीईए दे दो, मुझे ट्रांसफर ग्रांट दे दो, जो आपने नहीं दिया। और पीओआर ने उनको सही सही जवाब भी दिया और एचआरए का पैसा आगे अगले महीने में भुगतान करने की बात भी कबूली। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आपके एक पीओआर का लेटर है जो अक्टूबर 2025 का ही लेटर है। यह लेटर इस बात को प्रूफ करता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट आ जाने के बाद अगर आपका कोई पैसा सर्विस के दौरान का छूटा हो तो आप आज भी क्लेम करते हैं तो उसका भुगतान हो जाएगा, लेकिन आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि क्या पैसा आपका छूटा हुआ है और आपने पर्टिकुलरली उसी की मांग करते हुए आपने क्लेम करना है, जिसको कहा जाता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। जी हाँ, ऐसा क्लेम जो आपका सर्विस के दौरान का है लेकिन आप डिस्चार्ज आ जाने के बाद क्लेम कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। हर एक रिकॉर्ड ऑफिस में एक एक सेक्शन या एक एक डील करने वाला टेबल होता है जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को डील करता है। तो ऐसा ही एक केस था पेंशनर का लांस नायक जोगराज जी का, जिन्होंने पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तहत एचआरई की मांग की, उन्होंने ट्रांसफर ग्रांट की भी मांग की और उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की भी मांग की। और पैरा वाइज उनको रिप्लाई दिया गया। सभी पैसे तो उनको नहीं मिल रहे क्योंकि कुछ पैसे उनको पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अभी पीओआर ने यह एक्सेप्ट किया है कि उनको एचआरए का पैसा 2019 का बचा हुआ था, जिसका भुगतान अभी नवंबर 2025 में यानी कि अगले महीने कर देंगे, ऐसा उनको रिप्लाई दिया गया। आप देखिए, द एचआरए फॉर द पीरियड फ्रॉम 20 नवंबर 2018 to 30 जून 2019 was already adjusted in your monthly pay slip while you were in service। यानी कि 2018 से जून 2019 तक का जो उन्होंने क्लेम किया था कि इस पीरियड का मुझे एचआरए नहीं मिला, वो उनका मंथली पे स्लिप में ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया था, ये बताया गया। लेकिन आगे देखिए, एचआरए फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2019 टू नवंबर 2019
has now been adjusted and an arrear in this regard amounting to rupees 34,080 will be credited to your bank account number भी दिया गया है, IFSC कोड भी दिया गया है in the ensuing month नवंबर 2025। यानी कि दोस्तों उन्होंने जितना एरियर का मांग किया था, जितना पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसे का मांग किया था, उसमें से आधा पैसा तो उनको पहले ही सर्विस के दौरान ही भुगतान कर दिया गया था, लेकिन जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के बीच का जो पैसा था एचआरए का, उसका भुगतान नहीं हुआ था, जो बन रहा था 34,080 रुपए, और पीओआर ने माना है कि उसको हम आगे भुगतान कर देंगे। तो देखिए पेंशनर ने कोशिश की और कोशिश करने वाले की जीत ये हुई कि 34,080 रुपए का भुगतान अब नवंबर के महीने में इन पेंशनर को हो जाएगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में भी उनको रिप्लाई दिया गया कि उनको ऑलरेडी जून 2019 के महीने में उसका भुगतान कर दिया गया है। साथ ही ट्रांसफर ग्रांट का भी उनको ये बताया गया कि एफएसए के दौरान उनको उस पैसे का भी भुगतान कर दिया गया। देखिए पेंशनर ने कोशिश की, ट्रांसफर ग्रांट का, सीईए का, एचआरए का उन्होंने पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम जो है मांग किया, तब जाकर के कुछ ना कुछ उनको निकल के आया पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का, जो कि एचआरए का पैसा 34,000 रुपए। तो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का अगर पैसा आपको छूटा हो तो आपको भी क्लेम करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है वो कोई बता नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने कहां सर्विस किया, कौन सा अलाउंस आपका छूटा है, वो तो आपको ही पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको पता हो तो क्लेम जरूर करें, उसको भुगतान हो जाएगा। स्पर्श से आएगा जुलाई से सितंबर तक का डीआर का एरियर, एडवांस एसएमएस भी जल्द। जी हाँ दोस्तों जैसे आप सबको पता है डीआर का आदेश जारी हो चुका है। ये सामने आदेश देखिए, 8 अक्टूबर को पेंशन मंत्रालय ने डीआर बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अब समय से यह आदेश जारी हो गया है, और अमूमन पिछले सालों में हमने देखा है कि दीपावली से पहले पहले जो भी 3 महीना हो या 4 महीना हो, उसका एरियर का भुगतान कर दिया जाता है स्पर्श द्वारा। तो ऐसे में अब के महीने भी समय से आदेश जारी हो चुका है, तो ये पूरे चांसेस हैं कि अगले 2-4 दिन के अंदर एडवांस इंटीमेशन का स्पर्श का मैसेज भी आएगा, और 13 तारीख यानी कि आज से लेके आगे 17 तारीख के बीच में ऑफिसेस खुला है, पीसीडीए वगैरह भी खुले हैं, उसके आगे फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। इसी वजह से इसी ड्यूरेशन के दौरान स्पर्श से मैसेज भी आने का और स्पर्श से 3 महीने का एरियर भी भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। अक्टूबर में स्पर्श से एरियर का भुगतान जारी है। 1,94,053 मिला खाते में, केवल सैनिक पाठशाला के से जुड़ने का परिणाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको उनका सही पेंशन नहीं मिल रहा है। किसी का ओआरओपी का रिवीजन नहीं हुआ है, किसी को एमएससीपी नहीं मिल रहा है, किसी को सही लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन ही फिक्स नहीं हुआ है। तो ऐसे पेंशनर्स जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे संपर्क में जब आते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट चेक करके हम गाइड करते हैं। तो ऐसे में एक पेंशनर है जिनका इस तरीके से उनको गलत भुगतान हो रहा था, जिसका अभी एरियर के रूप में 1,94,053 रुपए का भुगतान हो गया। ये देखिए मैसेज 1,94,053 रुपए, और ये उनको गलत पेंशन मिल रहा था। उनका ओआरओपी का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद पेंशनर जब संपर्क में आए, उनको गाइड किया गया, फिर उनको ये पैसा भी भुगतान हो गया। अब पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। पेंशनर का वीडियो मैसेज देखिए। मैं हवलदार परमानंद ठाकुर, आर्मी से रिटायर, 24 साल 9 दिन करके रिटायर हुआ था। मुझे बैंक से जो पैसा मिलती थी मैं उसे ही अपना पेंशन समझकर रख लिया करता था। हम लोग ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, नेट की भी व्यवस्था उतनी नहीं है। फिर भी 2 साल से मैं परेशान था, लेकिन सैनिक पाठशाला से जब जुड़ा तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छा मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण आज हमें 3 अक्टूबर 2025 को 1,94,053 रुपये का एरियर मिला है। अभी तक जो बैंक देती थी उसे ही हम सही समझकर उसे रख लिया करते थे, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद मेरी सही पेंशन आने लगी है और एरियर भी आ गया है। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जानकार बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ें, ताकि आपका भी इस तरीके का कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। 8 सीपीसी की कमिटी से पहले
केंद्र सरकार ने एक और कमेटी गठित कर दी है जिसका महत्वपूर्ण रोल होगा 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने एक कमेटी का रिन्यूअल किया है जिसमें 8वां पे कमीशन का अच्छा रोल निभाने की काबिलियत है, क्योंकि पेंशनर की समस्याओं को लेकर के इस कमेटी का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ऐसे में इस कमेटी का रिन्यूअल होना, इस कमेटी का और 2 साल के लिए एक्सटेंशन होना, जो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के पीरियड में ही पड़ रहा है, तो इस वजह से ये वाला जो कमेटी का गठन पेंशन मंत्रालय ने किया है, इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा 8वें पे कमीशन में। चलिए जो लेटर पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने यह लेटर निकाला है और यह लेटर बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण लेटर है। दोस्तों 8वें पे कमीशन को गठन करने से पहले भारत सरकार ने एक और कमेटी को गठन कर दिया है जिसकी जिम्मेवारी 8वें पे कमीशन के प्रारूप तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। जी हां दोस्तों, 29 सितंबर 2025 को यह लेटर भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने निकाला है जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया है जो 8वें पे कमीशन में भी बड़ा रोल अदा करेगा। जी हां, आप देख पा रहे हैं, कंसिक्वेंट अपॉन एक्सपायरी ऑफ टेन्यूर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज यानी कि स्कोबा कंस्टिट्यूटेड वाइड दिस डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन नंबर सो एंड सो 26 सितंबर 2023 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिकंस्टिट्यूट द स्कोबा विथ द फॉलोइंग कंपोजिशंस। यानी कि स्कोबा एक ऐसा कमिटी जो कि पेंशनर्स के समस्याओं को सरकार के साथ बातचीत करने में, उन समस्याओं को समाधान करने में काम करता है। जिस तरीके से एससी जेसीएम होता है, ठीक उसी तरीके का पेंशनर की समस्याओं को लेकर बात करने वाला यह कमेटी होता है जिसको स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज कहते हैं, यानी कि स्कोबा कहते हैं, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया था 2023 में। जो कार्यकाल बनाया गया था वो खत्म हो गया था। अब उस कमिटी को रिकंस्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी कि एक नई कमिटी का यहां पर गठन कर दिया गया है जिसका आने वाले समय में महत्वपूर्ण रोल रहेगा 8वें पे कमीशन को निर्धारित करने में, उसका प्रारूप तैयार करने में। आप देख पा रहे हैं जिसमें जो चेयरमैन रहने वाले हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल एंड पीजी पेंशंस, यानी कि जो पेंशन मंत्रालय के स्टेट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, वो रहेंगे इसके चेयरमैन। और सेक्रेटरी कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के जो सेक्रेटरी है वो ही इस कमेटी के भी सेक्रेटरी होंगे, कन्वेनर एंड मेंबर सेक्रेटरी। और ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन होंगे? देखिए, इस कमेटी में ऑफिशियल मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 15 पेंशनर एसोसिएशन के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे दोस्तों। और ये 15 कौन कौन से होंगे? पहले तो स्टैंडिंग ग्रुप में 5 एसोसिएशन है। आप देखिए यहां पर क्या कोई हमारे डिफेंस के एसोसिएशन भी हैं? क्योंकि अगर आप पेंशनर की संख्या देखेंगे तो पेंशनर की संख्या सबसे ज्यादा डिफेंस पेंशनर की है। तो ऐसे में डिफेंस पेंशनर की भी संस्थाओं को इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो देखने को मिला है, आप देखिए, पहले तो बड़ौदा सेंट्रल पेंशन एसोसिएशन है, फिर ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन है, फिर ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन दूसरी जगह का है। उसके बाद इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, ये एक डिफेंस की संस्था है दोस्तों। इंडियन एक्स सर्विसेज लीग जो कि पूर्व सैनिकों की संस्था है, ये एक संस्था यहां पर इंक्लूड है। अगला ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन, बाकी सारे के सारे सिविल के संस्था हैं दोस्तों। आगे देखिए, ये तो रहे 5 स्टैंडिंग ग्रुप में। अगला देखिए, जो अगले रहेंगे ये देखिए, बाकी 10 हैं रोटेटिंग ग्रुप में, यानी कि इनका रोटेशन होता रहेगा। और इसमें भी डिफेंस की कोई भी संस्था नहीं है। आप देखिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स ऑफ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन। आगे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन दूसरी जगह का, एनएफ रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज, भारत पेंशनर्स समाज, डून सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए यहां पर स्कोबा का काम क्या रहने वाला है, आगे 2 साल तक ये स्कोबा काम करेगा, ये कमिटी काम करेगा। ये महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। ये देखिए, द स्कोबा विल फंक्शन टू प्रमोट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या क्या काम करेगा? टू प्रोवाइड अ फीडबैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, यानी कि सरकार की पॉलिसीज को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसके ऊपर फीडबैक,
यानी कि 8वां पे कमीशन सीधे सीधे इसी जो है काम के उसमें आ रहा है, इसी काम के दायरे में आ रहा है। टू डिस्कस द क्रिटिकलिटी, एग्जामिन द पॉलिसी इनिशिएटिव्स, यानी कि कोई क्रिटिकलिटी हो तो उसको डिस्कस करना, उसके पॉलिसी के बारे में बातचीत करना। टू मोबिलाइज वॉलेंटरी इफोर्ट्स टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि सरकार को मदद करने के लिए वॉलेंटरी एक्शन को जो है इकट्ठा करना, ये भी इनका काम रहने वाला है। तो आने वाले समय में दोस्तों 8वें पे कमीशन में इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, डिफेंस पेंशनर की संख्या सबसे ज्यादा है। बाकी विभागों के पेंशनर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो डिफेंस के ही पेंशनर्स ज्यादा हैं। तो ऐसे में डिफेंस की तरफ से बाकी जो हमारी पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं उनको ऐसे जो है कमेटी में ना लिया जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि नहीं तो रेशियो मैच नहीं करेगा। डिफेंस के जितनी समस्याएं हैं, डिफेंस की तरफ से जो फीडबैक दिया जाना चाहिए डिफेंस पेंशनर की तरफ से, वो केवल एक संस्था शायद ना कर पाए या ठीक से ना करे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कम से कम इतने सारे संस्थाओं को जब रखा गया तो कम से कम 10 के आसपास डिफेंस की जो हमारी संस्थाएं हैं, पूर्व सैनिक की संस्थाएं हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारी समस्याएं, जब हमारी ज्यादातर संस्थाएं जुड़ी होंगी उस कमेटी में, तभी तो हमारी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं वहां जा पाएंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं डिफेंस पेंशन में, तो जरूरी है कि इस कमेटी को एक्सटेंशन किया जाए और भी जितने डिफेंस के हमारी पूर्व सैनिक की संस्थाएं हैं उनको भी इस कमेटी में इंक्लूड किया जाए, ये हमारी मांग है। आप अगर इस मांग को समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहेगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।